सो हेलो गाइस, आज हम एक और डिज़ीज़ जो है छर्दी रोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो छर्दी रोग जो है, आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उसमें छर्दी और वमन दोनों जो है एक समानार्थ शब्द के रूप में बताए गए हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि छर्दी जो है वो दोषों के प्रकोप से उत्पन्न होता है, और वमन जो है वो औषधि आदि के सहायता से एक चिकित्सीय रूप, मतलब चिकित्सा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसमें वमन कराया जाता है। तो औषधियों के द्वारा जो है वमन का वेग जो है वो लाया जाता है, जिससे दोष जो है वो मुख से बाहर निकलते हैं। आयुर्वेद जो ग्रंथ है उसमें इसका स्वतंत्र अध्याय के रूप में वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं कि छर्दी के बारे में और क्या डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इसमें क्या है कि जिस रोग में वमन प्रमुख लक्षण हो उसे छर्दी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि जिस रोग में वमन प्रमुख लक्षण हो उसे छर्दी कहते हैं। छर्दी जो है वो बहुत से रोगों का महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें क्या होता है कि अन्न नलिका तथा मुख द्वारा आमाशयगत पदार्थों को वेग पूर्वक बाहर निकालना ही छर्दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। मॉडर्न में इसे एमेसिस भी कहते हैं। इसके जो हैं 3 वर्ग हो सकते हैं। मस्तिष्क के वामक केंद्र की उत्तेजना से उत्पन्न छर्दी, जैसे घृणा, भय आदि मानसिक भावों द्वारा, या मस्तिष्क अर्बुद, मस्तिष्क कला, शोथ आदि द्वारा इंट्राक्रेनियल दबाव की वृद्धि होने से होता है। इंट्राक्रेनियल दबाव जो है वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंटल रोड साइड एक्सीडेंट वाला पेशेंट आया है, तो उसमें भी क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होता है ना तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस पेशेंट में भी वॉमिटिंग जो है वो कंटिन्यू होती है। तो उसमें भी वॉमिटिंग होता है, ऐसा इसमें बता रहे हैं कि 3 आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो वोमिटिंग को। देन क्या है, प्रत्यावर्तन क्रिया अर्थात रिफ्लेक्स जन्य छर्दी, जैसे कि आमाशय कला, शोथ या आद्यमान की स्थिति में होता है। इसका ये कहना है कि जैसे कुछ खाए और उसको रिफ्लेक्स जैसे नहीं आपको डाइजेस्ट हुआ, तो या पेट फूले फूले जैसा लगा उसको खाने के बाद, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में वोमिटिंग होना। और विषद छर्दी, जैसे कि कई प्रकार के विष प्रभावी द्रव्यों के बाह्य या अभ्यंतर प्रयोग से या विस्मय अवस्था से वामक केंद्र के प्रभावित होने से होता है। अब देखो मेनली 3 आप ध्यान रखना कि एक तो दिमाग से रिलेटेड है, कोई एक्सीडेंट हो गया या इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया उसके कारण वॉमिटिंग हो रही है, एक रिफ्लेक्स एक्शन के कारण हो रही है, और एक कुछ विषद छर्दी है, मतलब कि किसी प्रकार का पॉइजन अगर कोई खा लेता है, देखना पॉइजन अगर कोई खा लेता है तो उसको भी वॉमिटिंग होता है। तो ये 3 पॉइंट आप ऐसी जनरल पढ़ सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है तो आप रख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसको 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है: वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और आगंतुज। अब क्या है कि इनके अंतर्गत ही सभी प्रकार की छर्दियों का समावेश हो सकता है। छर्द वमने धातु में ऋच या इन प्रत्यय लगाकर शब्द छर्दी बना है। ये इसकी व्युत्पत्ति: निरुक्ति छाद्यति मुखम अर्द्यति चांगति छर्दी, अर्थात संपूर्ण अंगों को पीड़ित करते हुए आमाशय से ऊर्ध्व भाग से पदार्थों का बाहर निकलना। ऊर्ध्वती दोष प्रवृत्ता रूपा छर्द्यति, ये कुछ आप निरुक्ति है जो आप याद कर सकते हो। अब आते हैं इसकी परिभाषा में। छादयन्नानम वेगे वेगेर्दयति अन्न भंजने निरुच्यते छर्दिरिति दोषे वक्त्रादि निश्चरण। मतलब छद अपवारणे अर्थात आवृत करना या आच्छादन करना, अर्ध हिंसायाम पीड़ा करना, मुख को आच्छादित करते हुए तथा अंगों को पीड़ित करते हुए दोषों का बहिर्गमन होने के कारण इसे छर्दी कहते हैं। तो ये श्लोक है सुश्रुत उत्तर तंत्र 49/6 का। अगर आपको याद होता है तो आप कर सकते हो, वरना हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हो। सामान्य निदान क्या है इसमें सामान्य निदान का जो वर्णन है सुश्रुत उत्तर तंत्र 49 3/5 में श्लोक दिया गया है
कि आहार संबंधी अति द्रव, अति स्निग्ध, अहृदय, अति लवण, अकाल भोजन, अति भोजन, असात्म्य भोजन या शीघ्र भोजन। तो अजीर्ण के कारण, श्रम क्षय, उद्वेग के कारण, कृमि दोष के कारण, ये इंपॉर्टेंट है, कृमि दोष के कारण वमन होना, अपन्न सत्व, प्रेगनेंसी, गर्भोत्पीड़ने, वात वैगुण्य, छर्दी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप एकदम याद करना, कृमि वाला। और ये विभत्स दृश्य या पदार्थों के दर्शन से आम दोष के बढ़ जाने के कारण, ये सब जो है छर्दी रोग के निदान है। तो बहुत ही, इसको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मली आप देख सकते हो कि जो खाना आपको पसंद नहीं होता, या मान लो कोई आपको पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं है तो असात्म्य भोजन, अहृदय, ये सब मतलब बोल सकते हो कि जो आपको पसंद नहीं है खाना। जैसे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, दूध नहीं पसंद रहता, तो उसको वोमिटिंग हो जाता है। कोई बहुत जल्दी कहीं जाना है उसको, तो जल्दी जल्दी खाना खाता है, उसके कारण, या बहुत मतलब कुछ देख लिया एकदम उसको पसंद की चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लिया, बहुत नमक वाला खाना खा लिया, उसको, उसका जो है पेट अगर अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा, उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो भी उसको उल्टी उल्टी जैसा लगता है। और कृमि रहता है, तो कृमि के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसके कारण भी पेशेंट को जो है वोमिटिंग हो सकती है। या फिर जैसे कोई अगर मान लो कुछ गंदा देख लेता है, तो मतलब उससे भी, जैसे डेड बॉडी देख लिया तो उससे उल्टी हो जाती है। तो ये एकदम कॉमन कॉमन सी बात है, एक दो बार आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करके अगर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। बस थोड़ा इमेजिन करके चीज़ों को पढ़ना तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं संप्राप्ति की। तो संप्राप्ति में क्या होगा कि मेनली जो है वोमिटिंग या छर्दी जो है, वो व्यान वायु और उदान वायु, ये दोनों जो है जब मिक्स हो जाते हैं, तो क्या होता है मेनली कि जो विरुद्ध आहार है, मतलब जो खाना आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, जब आप उसका सेवन करते हो, तो जो नीचे की जो व्यान वायु है वो ऊपर जाती है, और मुख के जो उदान वायु है उसके साथ मिक्स होकर ये जो है ऊपर की ओर आती है, और आते समय जो है आमाशय में उत्क्लेश करते हुए मर्द स्थान को पीड़ित करते हुए छर्दी रोग को उत्पन्न करती है। तो ये इसका टेबल है कि कैसे जो है वो छर्दी रोग होता है। अब देखेंगे कि दोष क्या है, तो वात और कफ है, क्योंकि आमाशय, आमाशय जो होता है वो कफ का स्थान होता है। और क्या है कि अपान वायु आ रही है ऊपर से, तो अपान वायु क्या है, सॉरी नीचे से अपान वायु आ रही है, तो रास्ते में क्या है, आमाशय से कफ को लेके आ रही है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये वात और कफ प्रधान है। अब दूष्य क्या क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि अन्न निकल रहा है, तो अन्न है, और अन्न का थोड़ा सा मान लो डाइजेशन हो गया है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस थोड़ा एक्ट करी हैं, तो अन्न का थोड़ा सा आहार रस भी बन गया है। तो अन्न और आहार रस इसको ना ऊपर की ओर ये वात और कफ के साथ जो है लेके जा रही है। वात जो है कफ, अन्न और आहार रस को ऊपर की तरफ लेके जा रही है। फिर क्या है, स्रोतस कौन से हैं, अन्नवात स्रोतस और मनोवात स्रोतस। अन्नवात स्रोतस तो आप समझ गए होंगे, और मनोवात स्रोतस, क्योंकि देखो कोई भी आप, एक आपने अपने ऊपर में पढ़ा था कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, तो उससे भी आप एक को रिलेशन कर सकते हो मनोभाव का। बाकी जैसे कोई विचित्र चीज़ आपने देख ली है, या कुछ अप्रिय चीज़ देख ली है, तो उसका रिलेशन मनोभाव स्रोतस से ही होता है। तो उसके कारण आपको वोमिटिंग हो रही है, तो उसके लिए मनोभाव स्रोतस को कोरिलेट किया गया है। ठीक है। अब आगे अधिष्ठान क्या है आपका, तो अधिष्ठान जो है वो आमाशय है। आमाशय, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हम बात कर रहे थे उसके बारे में कि आमाशय जो है, क्योंकि वहाँ पे कफ है, तो कफ के कारण है आमाशय। अग्नि मंद है, अब अग्नि मंद है, इसी कारण तो वोमिटिंग हो रही है, इसी कारण अजीर्ण हो रहा है। तो जिसको वोमिटिंग हो रही है उसकी तो अग्नि मंद ही होगी। अगर अग्नि मंद नहीं होती तो जो खाना है वो पच जाता और उसको वोमिटिंग होती ही नहीं। अब स्वभाव देखेंगे तो आशुकारी स्वभाव होता है। ठीक है, साध्यता असाध्यता में ये व्याधि साध्य होती है। अब पूर्व रूप क्या है वोमिटिंग का, तो पूर्व रूप हम देखते हैं। तो आप जो है ये श्लोक है, इसमें हरलास, हरलास उद्गार गौरवे चा प्रसेको लवणस्तना तनु लवणस्तनु द्वेषो अन्नपाने चा भृशम वमिनाम वमिनाम पूर्व लक्षणम। तो ये श्लोक जो है आप
माधव निदान 15/5 और एक चरक चिकित्सा 20/6 का श्लोक है। तो अगर आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, वरना हिंदी भी लिखोगे तो चल जाएगा। तो हृलास मतलब नौजिया, उद्गार रोध मतलब डकार नहीं आएगा। ये पूर्व रूप होता है कि जब किसी इंसान को ना लगता है कि यार मुझे वॉमिटिंग होगी, तो उसको एकदम मतलब मन बेचैन, थोड़ा मतलब उल्टी उल्टी जैसे लगता है जो बोलते हैं ना, तो इसको नौजिया बोलते हैं। उद्गार जो है नहीं आएगा, डकार जो है नहीं आएंगी। और लवण रस युक्त और तनु प्रसेक मतलब एकदम से ना पतला पतला, जैसे देखना उल्टी होता है तो बीच में एकदम मतलब एकदम नमकीन नमकीन और पतला पतला सा है जो है लार जो है गिरता है। खाना खाने का मन नहीं होगा, वोमिटिंग होने से पहले उत्क्लेश होगा, मतलब वही नौजिया जैसी फीलिंग होगी, और कफ जो है वो निकलेगा। और अन्न अन्न पान द्वेष मतलब खाना और पानी का मन नहीं होगा। अब सामान्य लक्षण की बात करते हैं, तो इसका वर्णन भाव प्रकाश ने जो है वो इसका वर्णन किया है। तो इसमें क्या है, वेग के साथ अन्न की प्रवृत्ति है, अंग भंजने मतलब अंग में तोड़ने समान वेदना होगी, और अर्दयन अंगों में पीड़ा और दोषों का मुख में आना। तो ये जो है कुछ बातें हैं। अब आगे इसके भेद देखते हैं। तो इसके 5 भेद हैं और सुश्रुत में 5 बताए हैं, जैसे विभस्तजा द्विष्टार्थ संयोगज है मतलब गंध व दर्शन से, दोहृदजा मतलब गर्भिणी स्त्रियों को होने वाली छर्दी, आमजा अन्न रस से, आसात्मजा असात्म पदार्थों के सेवन से, कृमिजा उदर कृमि होने से। ये हमने निदान में भी देखा था कि कृमि होने से भी जो है वो वोमिटिंग होती है। तो कभी भी कोई छोटा बच्चा है जिसको अगर कंटिन्यू वोमिटिंग हो रही है, तो उसको आप इस हिस्ट्री भी ले लो कि आपने इसको कृमि की टैबलेट खिलाई है कि नहीं, और बड़ों को भी पूछ सकते हो। अब हम लोग विशिष्ट लक्षण देखेंगे। तो विशिष्ट लक्षण में क्या क्या है वो हम लोग थोड़ा देखेंगे लाइन से। तो वातज अगर होगा, वातज जो है छर्दी होगी, तो उसमें प्रबल उद्गार शब्द मतलब कि जो उद्गार होगा, जो वोमिटिंग होगी, वो एकदम शब्द युक्त होगी, और कृष्ण वर्ण कषाय और विच्छिन्न एवं तनु ये होगा। उसके अलावा सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन मतलब कि जो बॉडी पे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हृद पार्श्व पीड़ा होगी, मुख एकदम सूख जाएगा, खांसी होगी, आवाज़ जो है वो फटी फटी सी रहेगी, और सिर एवं नाभि में पीड़ा तथा तीव्र वेग से युक्त होगा वातज छर्दी। अब पित्तज में बात करते हैं कि देखो नॉर्मली जो वातज पित्तज कफज वाला जो है ना, वो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कि हरा पीला नीला है ना, ये सब से ही ना रिलेटेड है। तो ये आप जो है नॉर्मली आप देख सकते हो, कोई एकदम बड़ी चीज़ नहीं है। जो उसके लक्षण होते हैं, जो उसके श्लोक ने आपने याद किया होगा वातज पित्तज कफज वाला, बस वैसे ही लक्षण आपको इसमें डालने हैं। इसमें क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको आंसर लिखना है कि एक तो कि जो वॉमिटिंग होगा, जो मटेरियल निकलेगा मुंह से आपके, उसका कलर क्या होगा, और बॉडी पे उसका क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो पित्तज वाले में एक इम्पॉर्टेंट है कि तमोदर्शन और भ्रम इसमें इम्पॉर्टेंट है, और कफज में एक है कि मुख माधुर्य है, और निद्रा जो है वो बॉडी को एकदम लगेगा, और अल्प ऊर्जा होगी, ड्यूरिंग वोमिटिंग पेन कम होगा। तो ये जो है थोड़ा सा आप अपने से देख सकते हो, ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इसका उपद्रव, तो उपद्रव थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। कांस श्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा वैचित्यमेव च हृद रोग स्तमक्षेव गेया छर्दी रूपद्रवा मतलब कांस श्वास एवं हिक्का, ज्वर, तृष्णा, वैचित्य मतलब रेस्टलेसनेस, हृदय रोग, और तमा प्रवेश। तमा प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। अब साध्यता असाध्यता क्या है, तो जो अति क्षीण हो, जिसमें छर्दी का वेग अधिक हो, जो रोगी छर्दी के उपद्रव से युक्त हो, छर्दी में रक्त एवं पुई आता हो, छर्दी के पदार्थ में चंद्रिकाएं दिखाई पड़ती हो, उपद्रव रहित छर्दी साध्य होती है। तो ये कुछ साध्यता असाध्यता के पॉइंट्स हैं। अब आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो आप देख सकते हो। जैसे कि इसमें क्या लिखा है कि इनमें
इनमें से छर्दी का असाध्य लक्षण नहीं है। तो इसमें फर्स्ट का आंसर है कि कटु तिक्त वक्त्र। कटु तिक्त वक्त्र नहीं है, क्योंकि ऊपर आपने देखा है कि ऊपर में लिखा है कि जो अति क्षीण हो, छर्दी का वेग अधिक हो, तो ये सब पॉइंट्स तो इसमें दिए हुए हैं। कटु तिक्त वक्त्र जो है नहीं दिया है। रक्त वमन किस छर्दी में पाया जाता है? तो रक्त जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, आप बोल सकते हो इसका पित्त का, लेकिन यहाँ पे मेनली जो है इसका आंसर त्रिदोष है, क्योंकि इसमें सनिपातज वाले में भी रक्त जो है ये रक्त दिया हुआ है अलग से, ये आप ध्यान रखना कि सनिपात वाले में रक्त दिया हुआ है। अब बात करते हैं क्रीमित छर्दी के। तो क्रीमित छर्दी के लक्षण समान है, किस चीज़ के, किस के समान है? तो क्रीमित छर्दी में क्या क्या आपने देखा था कि उसमें भी एक प्रकार से कॉन्स्टिपेशन देखने को हमको मिल रहा था। तो क्रीमित छर्दी का जो लक्षण है वो क्रीमिज उदर रोग के समान है, क्योंकि क्रीमित छर्दी में भी कॉन्स्टिपेशन पेशेंट के में मिल रहा था। माधव निदान के अनुसार छर्दी के उपद्रव कितने हैं? तो ये होगा आपका आंसर होगा 8। यहाँ पे हमने पढ़ा था काश, श्वास, हिक्का, ये 3 हो गए। ज्वर चौथा हो गया, 5वां तृष्णा, 6वां वैचित्य हृदरोग, 7वां और तमः प्रवेश 8वां। तो माधव निदान ने 8 जो है छर्दी के उपद्रव बताए हैं। अब छर्दी के लिए कौन सा दोष कारण है? तो मैंने आपको ऊपर में ही बताया था कि अपान वायु जो है अपान वायु जो है वो उदान के साथ, सॉरी, अपान वायु जो है वो कफ को लेके आता है। कहाँ से लेके आता है? आमाशय से। तो इसका आंसर है आपका अपान और उदान और व्यान वायु। इसमें मेन आंसर ये है, उदान वायु और आपका व्यान वायु। देन प्रसेक हृदयोत्कर्ष क्या है? तो इसमें जो है छर्दी का पूर्व रूप है, हमने ऊपर में देखा था। छर्दी के लिए कौन सा दोष जो है कारण है ये बोला है ना, तो इसमें ना एक प्राण और कफ वाला भी हो सकता है। ये थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि उतना सही नहीं है, लेकिन इसका मुझे आंसर सी लग रहा है, क्योंकि दोष की बात हुई है। तो इनमें से छर्दी का उपद्रव नहीं है। क्या इसमें से छर्दी का उपद्रव नहीं है? तो इसमें आस्य माधुर्य जो है नहीं है, क्योंकि तृष्णा, श्वास, हिक्का, ये जो आप ऊपर देख सकते हो ये तो है। आस्य माधुर्य जो है वो कफ जब वो हो जाता है दोष, तब उसमें आस्य माधुर्य दिखते हैं। अब शोणित पुई युक्त छर्दी किस प्रकार की छर्दी में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? तो ये जो है रक्त युक्त वमन किस में होता है? तो आप ऊपर में देख सकते हो कि त्रिदोषज सनिपातज वाले में थोड़ा रक्त युक्त वमन होता है। तो त्रिदोषज छर्दी के लक्षण है ये। त्रिदोषज छर्दी का भी है, और शोणित पुई युक्त छर्दी, सॉरी, इसमें पूछा है कि शोणित और पुई युक्त क्या है? तो ये ना इसमें असाध्य में पाया जाता है, शोणित और पुई युक्त छर्दी। यहाँ पे लिखा है छर्दी में रक्त एवं पुई, ये चौथा नंबर का पॉइंट है। तो इसका यहाँ पे आंसर होगा असाध्य छर्दी लक्षण। अगर इसमें पूछा होता कि शोणित जो है, शोणित किस छर्दी में आता है, तो ये आप त्रिदोषज या सनिपातज लिख सकते थे। दाह, चोष, ज्वर और मुख शोष लक्षण पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो ये दाह, चोष, ज्वर और मुख शोष ये किस में पाए जाते हैं? तो ये जो है ना आपका पाया जाता है सी, पित्तज में, क्योंकि पित्तज के सब लक्षण हैं ये सब। और तंद्रा, आस्य, ये कफ, ये तो कफज छर्दी में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज छर्दी रोग पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगली डिजीज़ कोई देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।